हरियाणा ने देश को खेल के मैदान से लेकर राजनीति के अखाड़े तक कई बड़े नाम दिए। खेत खलियान, दूध दही, खान पान, संस्कृति और जीवंत इतिहास के लिए मशहूर हरियाणा जितना अपने खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, उतना ही प्रदेश अपने नेताओं के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ, हरियाणा ने देश को कई बड़े नेता दिए हैं और इन नेताओं में तीन लाल की तिगड़ी का नाम सबसे ऊपर है। एक दौर ऐसा था जब हरियाणा की राजनीति में तीन ध्रुव हुआ करते थे, बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल, जिनके इर्द गिर्द ही प्रदेश की सारी सियासत करवट लेती थी। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भजनलाल के उन किस्सों पर, जिनकी वजह से वे खुद जाटलैंड कहे जाने वाले हरियाणा में एक गैर जाट चेहरे के रूप में उभरे और भजनलाल ने हरियाणा के स्थापित नेता देवीलाल की सरकार गिराकर बड़े ही नाटकीय अंदाज में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चलिए बात करते हैं सरकार बनाने, गिराने और विधायकों को अपने पक्ष में लाने में माहिर भजनलाल बिश्नोई के बारे में। गैर जाट चेहरे के रूप में उभरे और नाटकीय अंदाज में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रातों रात जनता पार्टी की सरकार को कांग्रेस सरकार में बदला। सरकार बनाने, गिराने और विधायकों को अपने पक्ष में लाने में माहिर, जिसकी राजनीतिक समझ दिल्ली में बैठे कई नेताओं से बहुत आगे थी। नमस्कार, मेरा नाम शिखा महाजन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीटीसी भारत की खास पेशकश कहानी किसी खास की। हरियाणा के राजनीतिक इतिहास के केंद्र में एक नाम प्रमुखता के साथ गूंजता है और वो नाम है भजनलाल बिश्नोई का। एक ऐसा व्यक्ति जो एक साधारण शुरुआत से उठकर एक राज्य की नियति को आकार देने लगा। वे व्यक्ति जो हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य का स्तंभ बन गया। ये कहानी है भजनलाल बिश्नोई की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भजनलाल के शुरुआती जीवन की। 6 अक्टूबर 1930 को हिसार जिले के आदमपुर नामक छोटे से गांव में जन्मे भजनलाल बिश्नोई की यात्रा सत्ता के गलियारों से बहुत दूर शुरू हुई। एक किसान परिवार में पले बड़े युवा भजनलाल का बचपन हरियाणा के खेतों के बीच बीता। 60 के दशक में भजनलाल की स्थानीय मुद्दों में गहरी समझ और हरियाणा के लोगों के साथ उनके गहरे जुड़ाव ने उन्हें राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनकी जमीनी अपील ने उन्हें जल्द ही एक उभरता हुआ नेता बना दिया। वे पहली बार मुख्यमंत्री कब बने, चलिए अब कहानी को उस ओर मोड़ते हैं। भजनलाल को साल 1969 में बड़ा ब्रेक मिला जब उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। अपनी राजनीतिक समझ और विभिन्न समूहों को एकजुट करने की क्षमता के लिए जानने वाले भजनलाल ने 3 कार्यकाल तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं आखिर कैसे अपनी राजनीतिक सूझबूझ से भजनलाल ने चौधरी देवीलाल की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई। साल था 1977 का। आपातकाल हट चुका था। देश में चुनाव हुए जिसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन आपसी मतभेद के बाद सरकार गिर जाती है। देश को हरियाणा के भजनलाल के असाधारण राजनीतिक क्षमताओं के बारे में तब पता चला जब 1979 में उन्होंने चौधरी देवीलाल की सरकार में डेयरी मंत्री रहते हुए तख्ता पलटकर खुद की सरकार बना ली। वो भी तब जब खतरे की आशंका के बाद चौधरी देवीलाल ने करीब 42 विधायकों को तेजाखेड़ा के अपने घर में बुला रखा था। इनको बाहर आने जाने की मनाही थी। फिर साल 1980 में राजनीतिक हवा को भांपते हुए भजनलाल अपने करीब 40 विधायकों समेत कांग्रेस में शामिल हो गए। चलिए कहानी को अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। भजनलाल राजनीतिक हवा भांपने में माहिर थे। जी हाँ, साल 1977 में जनता पार्टी में शामिल होने के लिए भजनलाल ने उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के घर 18 किलो के घी के 3 पीपे भिजवाए थे। हरियाणा के कल्चर में किसी को अपने यहाँ से घी लाकर देना अच्छे रिश्ते की निशानी माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार किसी का घी खा लिया तो आप पर उसके घी का कर्ज चढ़ गया समझो। लेकिन साल 1980 में कांग्रेस में आने के लिए भी भजनलाल ने वैसे ही ट्रिक अपनाई, लेकिन इस बार घी के बजाय संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी के लिए हरियाणवी अंदाज में सोने की पत्थर चढ़ा ऊंट भिजवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव की ओर चलते हैं।
भीम एस दहिया अपनी किताब पावर पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा में लिखते हैं कि शुरुआत में भजन लाल ने जाटों को खुश करने की कोशिश की। दहिया लिखते हैं, चौधरी देवीलाल की सरकार को सत्ता से बाहर किया जाना जाटों ने खुद की बेइज्जती की तरह लिया। लोग बात करते थे कि हरियाणा के एक जिले हिसार में सिमटे बिश्नोई समुदाय के नेता ने चौधरी देवीलाल की सरकार गिरा दी। संख्या के हिसाब से बिश्नोई हरियाणा की राजनीति में खास महत्व नहीं रखते थे। जाट समुदाय द्वारा स्वीकार न किए जाने पर भजनलाल ने विधायकों को खुश करना शुरू कर दिया। उन्हें बिना मांगे सभी सुविधाएं दे दी गई। देवीलाल और भजनलाल की राजनीति के चलते हरियाणा में जाट और गैर जाट की भावना खूब बढ़ी। उस समय दोनों ही नेताओं को ये राजनीति खूब सूट करती थी। साल 1979 से लेकर 1999 यानी 2 दशकों तक भजनलाल सत्ता से हटते तो देवीलाल आते और देवीलाल हटते तो भजनलाल आते। चलिए अब कहानी में भजनलाल की पारिवारिक विरासत के बारे में बात करते हैं। जब साल 1991 में भजनलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो शायद उन्हें नहीं पता था कि ये उनका बतौर मुख्यमंत्री आखिरी कार्यकाल है। साल 1996 तक वे मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया। पहले बंसीलाल फिर चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला वापस सत्ता में आए। बाद में कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा साल 2005 में मुख्यमंत्री बने। उस समय भजनलाल को एहसास हो गया था कि वे कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते। गांधी परिवार ने भजनलाल को उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई और चांद राम को अच्छे पदों पर जगह का वादा किया था, लेकिन आगे चलकर राजनीतिक समीकरण बदले। भजनलाल ने 2007 में कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस बना ली। भजनलाल सिर्फ एक नेता ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। हरियाणा की जाति आधारित राजनीति के जटिल जाल को पार करने की उनकी क्षमता बेजोड़ थी। हालांकि उनका करियर विवादों से अछूता नहीं रहा। साल 1986 के हरियाणा आरक्षण आंदोलन में उनकी भूमिका बार बार पार्टी बदलने के कारण उन्हें आलोचना और प्रशंसा दोनों मिली। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव की ओर चलते हैं, जिसमें हम भजनलाल की राजनीति में आखिरी पारी की बात करेंगे। अपने करियर के अंतिम पड़ाव में भी भजनलाल का प्रभाव कम नहीं हुआ। साल 2007 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाने के बाद भी वे राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने रहे। उनकी विरासत को उनके बेटों, खास तौर पर कुलदीप बिश्नोई ने आगे बढ़ाया। 3 जून 2011 को भजनलाल का निधन हो गया। वे अपने पीछे विकास, राजनीतिक कौशल और हरियाणा के लोगों के साथ गहरे जुड़ाव की विरासत छोड़ गए।